नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूपीएससी 2021 के ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अभी 12 क्वेश्चंस जो हैं जो इन दोनों से संबंधित हैं, तो उनको एक एक करके देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा और इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। और मोरिंगा एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष, एवरग्रीन। ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो था थोड़ा हटके था क्योंकि अधिकतर लोग नहीं पढ़ते हैं ऐसा। तो इसमें क्या था, आप नीचे के तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखते तो ये क्वेश्चन हो सकता था। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। तो देखिए व्यापक नज़रिया अगर रखा जाए तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इमली ऐसा है क्योंकि आपने देखा होगा। अगला देखिए फोर्थ, भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है, तो करता ही होगा, ये भी सही है। अगला देखिए फिफ्थ, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में उत्पादन में किया जा सकता है, तो ये भी सही है क्योंकि जैव ईंधन आपने देखा होगा 3-4 तरह के होते हैं, तो किसी न किसी में तो ये उपयोग किया जा सकता है। तो ये तीनों अगर सही हैं तो देखिए तीनों को देखने मिलने वाला आंसर एक ही होगा, बी। और इस बार के पेपर की रही कि ज्योग्राफी के अधिकतर आंसर बी मिलेंगे आपको। अगला देखिए, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है। अपक्षयण मतलब कोई संरचना का धीरे धीरे क्षयण होता रहता है, टूटती रहती है और नई संरचना बनती है, तो उसको क्षयण कहते हैं। तो ये आंसर क्वेश्चन सरल है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। दरअसल ये क्या था, हमारा जो भारतीय प्लेट थी और यहाँ पर जो है ये काली मृदा पाई जाती है। और इसका कारण है कि हमारी जो भारतीय प्लेट जब अंटार्कटिका वाली प्लेट से टूट के आगे आ रही थी, तो अफ्रीका के पास यहाँ रियूनियन में ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी, उसके कारण यहाँ पर जब जितनी देर यहाँ रही वहाँ इसके ऊपर लावा चढ़ता रहा और लावा की परत बन गई। अब उसका क्षरण हो रहा है तो उससे फिर काली मृदा का निर्माण हुआ। अगला देखिए 37, ये क्वेश्चन एकदम करंट अफेयर क्वेश्चन है और करंट अफेयर में बालघाट रहता था, तो उसका आंसर भी हो जाएगा, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पदार्थों का विकास करने के लिए। अगला देखिए 41, पर्माकल्चर। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके था। देखिए जो हम लोग बुक पढ़ते हैं शंकर IAS या जो भी, उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मेरी तरफ से मैंने तो इसको छोड़ दिया था, इसका भी आंसर बी है। अगला देखिए ताड़ का तेल। ताड़ तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो पाम वृक्ष है ना, क्या कहते हैं, ताड़ का पेड़ या वृक्ष, तो जो ताड़ का पेड़ है ये, इस पर न्यूज़ चलती रहती है कि अब अपने यहाँ जो मलेशिया से साउथ ईस्ट एशिया से हम लोग जो निर्यात पर आयात पर निर्भर हैं, और सरकार भी नेशनल मिशन फॉर पाम ऑयल करके कुछ लाने वाली थी, तो ये न्यूज़ में खूब रहा था। लेकिन इसमें नहीं पढ़ा कि ताड़ का तेल का वृक्ष कहाँ होगा। लेकिन जब ये आया तो अधिकतर लोगों ने फर्स्ट इसलिए लगा दिया कि प्राकृतिक रूप से वहाँ पाया जा सकता है साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अफ्रीका में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो इसलिए इसका भी आंसर बी हो जाएगा। ये दोनों गलत हैं, तीनों गलत हैं। ठीक है, अगला देखिए, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। देखिए ये क्वेश्चन में अभी भी डिबेट है कि इसका आंसर ये होगा या डी होगा, तो अभी जो है उसको आंसर सीट आ जाने दीजिए यूपीएससी तरफ से। ऐसे हमारी सिंधु नदी है और इस ऊपर झेलम है और नीचे चंद्रभागा से मिलके शायद बनती है चेनाब, देख लीजिएगा। और एक रावी नदी है, रावी इससे मिलती है, और ब्यास शायद सतलज से मिलके, इन दोनों से मिलके ऐसे आती है। तो कोई कहता है कि चेनाब में सिंधु जाके मिलती है, और कोई कहता है सिंधु चेनाब में मिलती है फिर जाके मिलती है। तो अब इसको देखते हैं, जवाब आने दीजिए। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगौल और खाटू निम्नलिखित में से किसके नाम है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हालांकि ये
जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन इसका तुक्का अधिकतर लगाया गया था डी पे ही, जो सही हुआ। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा और वंशधारा उपर्युक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं? तो देखिए, पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको, पूर्वी सिरकार्स, उत्तरी सिरकार्स, और फिर नीचे देख लीजिएगा, तो उनसे जो नदियाँ निकलती हैं उनकी बात की गई है। और अगर बात करें पूर्वी तट से, तो पूर्वी तट पे तो बहुत नदियाँ हैं, ब्रह्मणी भी है, नागावली है, स्वर्णरेखा है और वंशधारा है। लेकिन देखना होगा, जैसे ब्रह्मणी है, ये निकल के आती है शायद छोटा नागपुर से, और नागावली है, ये पूर्वी सरकार से निकलती है शायद, और इस स्वर्ण रेखा ये भी अंदर से निकल के आती है, ये भी छोटा नागपुर से ही निकलती है, लेकिन ऊपर शायद। तो ये दोनों नदियाँ नहीं होगी, फर्स्ट और थर्ड। और जब फर्स्ट नहीं होगा और थर्ड नहीं हुआ तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए कि सब आंसर लगभग बी ही आ रहे हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, वैश्विक सागर आयोग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। वैश्विक सागर आयोग अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय यानी सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। तो देखिए, अधिकतर न्यूज़ में रहते हैं कि जो समुद्र के नीचे पाए जाने वाले हैं रेयर अर्थ मिनरल होते हैं, वो अधिकतर न्यूज़ में रहते हैं कि उन पे उनके उसमें क्या क्या निकलता है, उसमें कितने बहुमूल्य होते हैं। इसलिए तो भारत ने भी शायद 2005 या 4 में, आप देख लीजिएगा, उसमें मिशन लाया था कि हम भी इसमें खनन करेंगे। तो उसके लिए उसने लाइसेंस लिया था। तो लाइसेंस जिससे लिया था वो था इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी, ठीक है। तो लाइसेंस वो देती है, ये इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी। और एक है अनक्लॉस, ये शायद वो है, इससे समुद्र की हमारी सीमा बताता है ये। तो ये दो अथॉरिटी हैं। तो ये तो नहीं होगा वैश्विक सागर आयोग, तो ये आंसर पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत हो गया तो सही हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। जब 2005 में हम लोगों ने रेयर अर्थ मिनरल की जब खुदाई करना शुरू किया था, तो शायद साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ कोरिया से हम लोगों ने एक शिप लिया था शायद, साउथ कोरिया या उससे ब्रिटेन से, आप देख लीजिए, शायद साउथ कोरिया है, उससे शिप लिया था हम लोग किराए पर। अगला देखिए 47th, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष है? देखिए, जल दक्ष का मतलब होता है कि कितने कम पानी में कितना अधिक उपज दे सकती है, लेकिन न्यूनतम का यानी कि अधिक से अधिक पानी। तो सिंपल ही क्वेश्चन सिंपल ही है, आंसर ये हो जाएगा इसका, बहुत देर बाद ये आया है। अगला देखिए 48, यह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो देखिए, ये भी ट्रेडिशनल है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा इसमें घुमा दिया गया था। इसका कारण क्या है? देखिए, हम लोग अधिकतर देखा था कि जैसे ये 0 डिग्री है, तो इधर जो देखिए, जैसे जैसे ये 0 डिग्री है, तो इधर हाई प्रेशर जोन्स होते हैं, और जब इधर से हवा चलती है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाती है, तो इसलिए इनको ईस्टर्लीज बोलते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे क्या होता है कि जो जैसे कि अफ्रीका है, ठीक है, तो इसका पश्चिमी तट होगा, या ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसका जो पश्चिमी तट होगा, उन पर क्या होगा, जो उन पर जो हवा है ये पहुंचते पहुंचते सूख जाती है। तो इस कारण क्या होता है, इधर जो रेगिस्तान होते हैं अधिकतर, तो ये तो उसको तो पढ़ा था हम लोगों ने, इधर रेगिस्तान होते हैं और फिर इधर ठंडी हवा, ठंडी धारा आती है, तो उसका भी ठंडा इफेक्ट आता है। तो इसमें भी ठंडी धारा आती है, इधर देखो केंद्रीय आती है, और इधर पश्चिमी अफ्रीकन धारा आती, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा आती है यहाँ पर। तो इस कारण यहाँ रेगिस्तान होते हैं दोनों तरफ, ठीक है, ये तो पढ़ा था। लेकिन ये थोड़ा उन्होंने घुमा दिया था, तो अजीब लग रहा था क्वेश्चन करते हुए। इसमें था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी
खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो अधिक उष्ण होते हैं, इसमें एक बार इंग्लिश देख लेते हैं। तो यहाँ जो अधिक उष्ण है, इसका मतलब रेगिस्तान की बात करी जा रही थी, अधिक उष्ण होते हैं। तो यही है कि दोनों ये आंसर सही हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान होते हैं उसकी तरफ, उसके कारण। अगला देखते हैं, जैसे सहारा है या ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखते हैं 49th, जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम अजीब था, क्योंकि इसमें छोटी छोटी ये पूछी थी संस्थाएं जो किसी काम की नहीं थी, तो इसको छोड़ दिया गया था। अधिकतर मैं भी नहीं छोड़ दिया था। 49th, अगला देखते हैं। हाँ, बस हो गए। तो इस तरह हमने देख लिया कि 12 क्वेश्चन लगभग आए थे, और इन 12 में से अधिकतर कठिन ही थे। तो अगर सही से किया जाता तब बहुत ज़्यादा हो सकते थे, 7 से 8 क्वेश्चन सही हो सकते थे। और तैयारी की बात की जाए तो तैयारी जैसी NCERTs पढ़ते हैं उससे ही सही रहेगा। करंट अफेयर पढ़ते रहिए, और बस।